स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स अकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी हुई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें। कल मैंने करा था फंडामेंटल राइट्स। देखो तुम्हें पहले मैं जरा फंडामेंटल राइट दोबारा रिवाइज करा दूं। होता क्या फंडामेंटल राइट हमारे पास बेसिक राइट्स है, ऐसे राइट जिनको किसी भी कंडीशन में वॉयलेट नहीं करा जा सकता, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है ना सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन इन राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जरूर है। ये राइट पूरी तरह एब्सोल्यूट नहीं है। इन राइट पे हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अलग अलग राइट में हम देखेंगे अलग अलग एक्सेप्शन है, ठीक है। फंडामेंटल राइट और बाकी राइट में अंदर क्या होता है, जैसे ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अदर राइट्स हैं। इन दोनों में अंदर क्या है? पहली बात, फंडामेंटल राइट स्पेसिफिकली आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में लिखे हुए, ये पूरे अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं। इसको हम पार्ट 3 में काउंट करते हैं, पार्ट 3 में आता है, ठीक है। ये अदर पार्ट में आता है। ये वाले जो राइट्स हैं हमारे पास, ये जस्टिसिएबल राइट्स हैं, यानी कि अगर ये आपके वॉलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और क्या, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब गारंटेड राइट्स हैं, मतलब ये आपको दिए ही जाएंगे। अगर ऐसा भी कोई राइट है जो नहीं हो पा रहा, मिल पा रहा, तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राइट प्रोवाइड कराए, ठीक है। ये अंदर है, बाकी सारे राइट में फंडामेंटल राइट में। अब ध्यान से सुनना, तो मुझे भूल जाओ तुम्हारे सामने क्या बना, ठीक है। सिर्फ फोकस करो मुझ पर और कुछ नहीं। देखो तुम्हारे पास आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में थे क्या, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। हम एक एक करके समझते हैं क्या क्या है। इसको समझो, आर्टिकल 12 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 12 क्या कहता है तुमसे, देखो फंडामेंटल राइट जो है वो नेगेटिव सेंस में लिखे गए हैं। नेगेटिव सेंस में, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव। नेगेटिव सेंस में लिखे जाने का मतलब आप क्या क्या नहीं कर सकते वो लिखा गया है, ठीक है। जैसे राइट टू इक्वालिटी में लिखा गया है कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो नेगेटिव सेंस में लिखे गए लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव। पहली बात ये समझो। अब बात करें आर्टिकल 12 की, तो आर्टिकल 12 में डिफाइन नहीं किसके खिलाफ हुक्म मिलते हैं, तो ये सारे के सारे राइट मिलते हैं स्टेट के खिलाफ। अगर स्टेट ऐसा कुछ करता है, कुछ राइट ऐसे भी जो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ ही मिलते हैं स्टेट, तो यहाँ पे स्टेट एक बड़ा टर्म है। स्टेट के अंदर आपके एग्जीक्यूटिव आते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आते हैं, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, है ना, इन सब के खिलाफ। साथ ही साथ लेजिस्लेचर के खिलाफ मिलते हैं आपको अगर कोई ऐसा लॉ बन रहा। दूसरी बात, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट की शेयरिंग है, फॉर एग्जांपल LIC, है ना, अगर 50% प्लस शेयरिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, है ना, जैसे बैंक का IDBI, पोस्टल डिपार्टमेंट इंडिया का, है ना, ये सब जो भी चीजें गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर रखी हैं उन सबको हम स्टेट में काउंट करते हैं। तो इसके खिलाफ हमारे पास ये अधिकार होते हैं कि स्टेट चाह के भी आपकी फंडामेंटल राइट छीन नहीं सकता। अगर वैसा करता है दे विल बी प्रोटेक्टर ऑफ लॉ, दिस सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो स्टेट एक अपने आप में बड़ा टर्म है, स्टेट इज डिफाइंड, ठीक है। आर्टिकल 12 के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट को डिफाइन करेगा, व्हाट इज स्टेट। बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, जुडिशरी स्टेट का पार्ट होती है, नॉर्मली जुडिशरी स्टेट का पार्ट होती है, बट ड्यूरिंग दैट टाइम जब जुडिशरी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिसीजन ले रही है तब वो स्टेट से अलग होती है, ठीक है। स्टेट, ये अब तुम्हें समझ में आ गया होगा स्टेट का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मतलब नहीं है। स्टेट हर वो चीज
जो गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर रखी है, साथ ही साथ जो आपके डिसीजन हो रहे हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी द्वारा, है ना, डिसीजन मेकिंग बॉडी। पहला था आर्टिकल 12, अब है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल 13 है इनकंसिस्टेंट लॉज। आर्टिकल 13 ये बोलता है कि कोई भी लॉ अगर ऐसा बनाया जा रहा है, कोई भी लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, है ना, और वो लॉ कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग्स में नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है ना। अगर कोई भी लॉ बनाया है लेजिस्लेचर ने और वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, कैसे, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड कर, मतलब वो लॉ हटा दिया जाए। कैसे? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ये राइट देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को और साथ जुडिशरी को कि वो कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ऐसा नहीं कि हर लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड घोषित कर देगी, नहीं। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है किसी फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई, और अगर वो सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के लिए है, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए है, तो भी वो लॉ माना जाए। या फिर वो फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, नॉर्मल पब्लिक के लिए, तो भी वो लॉ माना जाएगा, है ना। या फिर वो फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस है, वीकर सेक्शन के लिए वो लॉ है, फॉर एग्जांपल SC ST वुमेन, है ना, तो भी वो लॉ माना है। जैसे राइट टू इक्वालिटी कहता है सभी को समान अधिकार ना, तो SC ST को या फिर EWS को रिजर्वेशन क्यों करे, ये वुमेन्स को रिजर्वेशन क्यों, है ना। इंटर अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे फॉर फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्री, हमारी कोई फ्रेंडली कंट्री है उसके साथ हमें फ्रेंडली रिलेशन रखने हैं, तो भी हम इस राइट में एक्सेप्शन डालें, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल नंबर 30। समझ में आएगा? आर्टिकल नंबर 12 और 13 क्लियर। फिर आर्टिकल नंबर, यहां से आपके आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। पहले स्टेट डिफाइन करो, व्हाट इज स्टेट, भाई इसके खिलाफ लॉज बना रहे हो तो पता होना चाहिए ना। उसके बाद आर्टिकल 13 कि क्या क्या चीजें फंडामेंटल राइट के खिलाफ अगर गई तो वो क्या है, वो लॉज नल एंड वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। उसमें कुछ एक्सेप्शंस है। अब आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 इन्हें हम बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी वाले राइट्स, इक्वालिटी राइट्स, है ना। तो आपको एक एक करके पढ़ने 14, 15, 16, 17, 18। पहले हम इनको कवर करेंगे, उसके बाद हम राइट टू लिबर्टी पढ़ेंगे 19, 20, 21, 22। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24। उसके बाद राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25, 26, 27, 28। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29, 30। उसके बाद आर्टिकल नंबर 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज 32 के 32 खत्म। उसके बाद आपके पास 3 और राइट हैंड में बातें लिखी, ऐसे करके आपका फंडामेंटल राइट खत्म। अब हमें सबसे पहले पढ़ना है आर्टिकल नंबर 40। अच्छा, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं तो सबको अलाउड होते, सबको दिए जाते हैं, ठीक है। सिटीजन्स को भी 3 तरह के लोग, एक तो सिटीजन होते हैं देश के नागरिक, एक होते हैं एलियंस जो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स। एलियन भी 2 टाइप के होते हैं, फ्रेंडली और एनिमी। एनिमी एलियंस को ज्यादा राइट नहीं देते, फ्रेंडली एलियंस के लिए कुछ राइट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो कुछ राइट इनमें से होंगे जो स्पेसिफिकली सिटीजन्स को मिलेंगे, कुछ राइट ऐसे होंगे जो सभी को दिए जाएंगे, है ना। तो आर्टिकल नंबर 14 की बात करते हैं। अगर मैं बोलूं आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ ऐसी दे दिया था। इसमें कहा था इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये मैंने तो समझा भी दिया था। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कानून के सामने सब लोग बराबर, है ना, किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए।
और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है सभी के लॉज की, सभी के जो अधिकार उनकी सुरक्षा भी की जाएगी। जैसा रिच और पुअर में बताया था, है ना, कि अगर कोई अमीर व्यक्ति है और कोई गरीब व्यक्ति है, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि पुअर को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिले, इसको भी वकील मिलेगा, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ठीक है। लेकिन ये सारे राइट्स जो हैं, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सिटीजंस को भी अलाउ है और एलियंस के भी दोनों, ठीक है। लेकिन इक्वालिटी का अधिकार तो सबसे नहीं छीन सकता, वो तो सभी को देना है, कोई दिक्कत। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसमें भी कुछ क्या है, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस कैसे? पहला एक्सेप्शन है हमारे पास प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए। तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, देश का राजा है, और गवर्नर राज्यपाल, तो इन दोनों को कुछ इम्यूनिटीज दी जाती हैं इस एक्ट से बाहर। जैसे ये दोनों जब तक पोस्ट पर हैं, जब तक अपनी पोस्ट पर हैं, तब तक इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, ठीक है, कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल सकती। इनके ने कोर्ट नहीं बुला सकती, क्या हो कटघरे में खड़े हो, नहीं, ऐसा नहीं। और कोई सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं चल सकती, ठीक है। अगर करनी भी है तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा पहले, 2 मंथ प्रायर नोटिस, ठीक है, कोई दिक्कत। और क्या एक्सेप्शन है? दूसरा एक्सेप्शन है न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, जो भी बातें लिखी जाती है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हो सकता। संसद में जो भी बातें की गई उसको तुम देखो, कार्टून्स बनाते हैं अजीब से, है ना, उसके ऊपर भी केस बनना होता है। ये फिर न्यूज़पेपर में और मैगजीन में बहुत सारी बातें लिखी जाती है ना, तो वो क्या है, यहाँ पे इम्यूनिटी है, एक्सेप्शन नहीं है, फिर पार्लियामेंट की भी आलोचना की जा सकती है। तीसरा क्या है तुम्हारे पास? तीसरी है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ये है कि जो भी किसी बाहर की कंट्री का राजदूत, डिप्लोमेट हमारी कंट्री में रह रहा है, उसको भी कुछ इम्यूनिटीज होती हैं, क्योंकि उन्हें हमारे सर्टेन लॉज नहीं पता ना, वो बाहर की कंट्री में रहता है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट ऑप्शन सिविल प्रोसेसिंग, क्या सिविल प्रोसीडिंग 2 तरीके से होते हैं ना, एक होता है क्रिमिनल केस, है ना, और दूसरा होता है सिविल केसेस। सिविल केस में टैक्स के लिए केस होता है, क्या नाम है, नॉर्मल केस होता है। अच्छा, ठीक है। और इसमें एक और एक्सेप्शन था, जरा जाना, फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे एमपीज, एमएलए, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो जो लेजिस्लेचर में जो स्पीच देते हैं, उस स्पीच के ऊपर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ये उनका एक्सेप्शन दिए गए इस आर्टिकल नंबर 14 में, कुछ एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे आपका आर्टिकल 14 कंप्लीट होता है, ठीक है। आर्टिकल 15, व्हाट आर्टिकल 15 सेड इज, आर्टिकल 15 कहता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ 5 थिंग्स, 5 चीजों के बेस पर आप किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं कर सकते। पहला है रिलीजन, दूसरा है कास्ट, तीसरा है रेस, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, वो कहाँ पैदा हुआ, और सेक्स, आइदर मेल और फीमेल। ये जो पांचों की पांचों चीजें हैं, ध्यान रखना
आर्टिकल 15 कहता है कि हम इन 5 चीजों के बेस पे कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। There shall be no discrimination on the basis of these 5 things. Religion, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा कि तुम हिंदू हो तो तुम्हें 4 चीज एक्स्ट्रा मिलेगी, मुस्लिम हो तो 4 चीज एक्स्ट्रा मिलेगी, ऐसा नहीं। ठीक, कास्ट के बेस पे तुम्हारी कोई भी जाति हो तुम कानून के लिए ही चलेंगे। रेस के बेस पे, वंश के बेस पे तुम किस वंश चाहो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेस ऑफ बर्थ, तुम्हारा प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ तुम पैदा हुए, और साथ ही साथ तुम्हारा सेक्स क्या है, आइदर मेल और फीमेल, ठीक है, और ट्रांसजेंडर ऑल्सो, ठीक है। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात पे भी कोई तुम लोगों से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये रूल सिर्फ सिटीजन के लिए है, एलियंस के लिए नहीं है। एलियंस के साथ हम भेदभाव करेंगे। जैसे तुम देखो ताजमहल में जाओ और टिकट लो, एक इंडियन के लिए टिकट बहुत सस्ता होता है, जो फॉरेनर्स होते हैं डॉलर्स में पे करते हैं, है ना, ये देखा ना, ये सिर्फ सिटीजन के लिए है ना, कोई दिक्कत। अच्छा, इसमें भी कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हमने दिए हैं इसमें। एक्सेप्शन लाइक रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स, वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन है, ये भी तो एक एक्सेप्शन हो रहा है कि आर्टिकल 14 में, सॉरी आर्टिकल 15 के अंदर लिखा है कि सेक्स के बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा, लेकिन वुमेन्स को रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो ये भी तो टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। तो ये कैसे है, ये एक्चुअल में एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अच्छे के लिए किया गया भेदभाव, है ना, है कि नहीं, बता दो। कैसे भैया, वुमेन की भैया अगर उनको जॉब में एक सर्टेन प्रोपोर्शन फिक्स किया जाएगा कि इतनी सीटें उन्हीं की हैं, है ना, तो उनके लिए अपलिफ्टमेंट वाली बात है ना, फिर वो उन सीटों पे सिर्फ वुमेन ही आएंगी और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, है ना। दूसरा SC/ST या EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन, ताकि इनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके। तो ये भी क्या है, पॉजिटिवली किया गया है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत। ये है तुम्हारा आर्टिकल 15। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 की। ध्यान रखना, आर्टिकल 15 इज फॉर सिटीजंस ओनली, आर्टिकल 14 सभी के लिए था। Article 16 said equal opportunity in public employment to all citizens. Equal opportunity in public employment for citizens. इसका मतलब क्या है कि हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, सभी को समान अवसर देंगे, किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, जिनमें गवर्नमेंट सर्विसेज है उन सब में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है किसी का कोई भेदभाव किया जाए, सर्टेन एक्सेप्शन कोई ह्यूमन रिजर्वेशन, SC/ST के लिए रिजर्वेशन, वो अपलिफ्टमेंट के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके ताकि, ठीक है, कोई दिक्कत। आर्टिकल 17 ये बताता हूं, आर्टिकल 17 इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता के बेस पे आप कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मतलब कोई भी अनटचेबल नहीं है। अच्छा, और दो अनटचेबिलिटी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया, अनटचेबल आप क्या समझते हैं सेंस डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन आप किसी को छू मान नहीं सकते थे, है ना, कोई दिक्कत। इसको डिफाइन करा गया था बाद में 1955 में, इसके ऊपर एक एक्ट बना था जिसका नाम था आपके पास
अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। उस एक्ट में डिफाइन किया व्हाट इज अनटचेबिलिटी, स्पर्शता क्या है, उस एक्ट में डिफाइन किया 1955 अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट। बाद में अनटचेबिलिटी वर्ड को हटा के प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कर दिया गया 1976 में। ठीक है, ये था तुम्हारा आर्टिकल नंबर 70। क्या किसी से भी कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे रंग के बेस पे या कास्ट के बेस पे या किसी भी और बेसिस पे। आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 18 बोलता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इससे पुराने जमाने में जब प्री मॉडर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करें 1857 से पहले की, तो अलग अलग 1947 से पहले की, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग टाइटल्स थे, राजा महाराजा है ना, और अलग अलग टाइटल्स। तो वो टाइटल्स कोई भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता, ये इस आर्टिकल में कहा है, कोई भी अपने नाम के आगे टाइटल्स नहीं लगाया जा सकता। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल्स जो आपको कैप्टन, लेफ्टिनेंट, गवर्नर, जनरल, ये सब टाइटल्स आप लगा सकते हो, और साथ में एकेडमिक टाइटल्स, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, फॉर एग्जांपल एडवोकेट, फॉर एग्जांपल इंजीनियर, ये भी टाइटल्स आप लगा सकते हो, क्योंकि आपने कुछ एकेडमिक अचीव करेंगे ना, ये आपके एकेडमिक टाइटल्स हैं और मिलिट्री टाइटल्स, इनके अलावा कोई और टाइटल आप नहीं लगा सकते। ठीक है, जब खुद के नाम के आगे राजा लगाना शुरू कर दो, ठीक। और क्या, यहाँ पे कोई भी फॉरेनर, कोई भी फॉरेन कंट्री से आप कोई टाइटल नहीं ले सकते। जब भी फॉरेन कंट्री में गए, किसी फॉरेन कंट्री ने आपको टाइटल दे दिया, ये भी आप नहीं लगा सकते नाम का। ठीक है, और अगर किसी इंडियन डिप्लोमेट को किसी फॉरेन कंट्री को टाइटल लिया भी है, तो उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंसर्न लेना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और जो टाइटल आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, वो भी आप अपने नाम करके नहीं ला सकते। जैसे भारत रत्न, किसी को भारत रत्न मिला तो अपने नाम जाके भारत रत्न सचिन तेंदुलकर लिख लें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये टाइटल भी आप नहीं लगा सकते। ये कहता है आर्टिकल नंबर 18। तो हमने अभी तक कौन से आर्टिकल पढ़े? 14, 15, 16, 17, 18। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ 5 थिंग्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 का इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। आर्टिकल नंबर 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल नंबर 18 दैट इज व्हाट। गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी हुई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें।